हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कि विद्युत चालक क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या होते हैं। देखिए, विद्युत चालक इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब कंडक्ट करने वाला, चलाने वाला। देखिए, इसकी डेफिनेशन आपको इतनी इजी लगेगी, आप भी कहेंगे बहुत ही इजी है बेटा, आपको याद नहीं करना, रटना नहीं। देखिए क्या होता है विद्युत चालक। देखिए विद्युत चालक का मतलब है विद्युत धारा। विद्युत का मतलब विद्युत धारा, सॉरी विद्युत धारा। चालक का मतलब है चलना। चालक का मतलब है चलना। इसका मतलब अभी आप सुनेंगे, विद्युत चालक को शॉर्टकट में बेटा चालक के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? चालक। ठीक है, कंडक्टर भी बोलते हैं। तो विद्युत धारा जिसमें चले, चलने का मतलब होता है बहना। चलने का मतलब बहना। बहने को हम कहते हैं प्रवाहित होना। ये कई नामों से जानते हैं, बहना, प्रवाहित होना या चलना। ठीक है, तो विद्युत धारा चले उन्हें हम चालक कहेंगे। इसका डेफिनेशन एक लाइन में आप समझ सकते हैं, तो आप लिखना स्टार्ट करें। क्या प्रवास हुई कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। देखिए परिभाषा होगी, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का क्या प्रवाह कैसे हो, आसानी से होता है, आसानी से होता है, उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। आज समझ में आ गया विद्युत चालक क्या होते हैं। तो विद्युत चालक बेटा दो प्रकार के होते हैं। कंडक्टर जिसमें दो तरीके से धारा का प्रवाह होता है, दो तरीके से धारा चल सकती है। ठीक है, आइए जानते हैं किस तरीके से धारा चलती है। ठीक है, जैसे धारा दो तरीके से चल सकती है। एक होता है इलेक्ट्रॉन चालक, ये दो प्रकार के होते हैं। तो आप नीचे नेक्स्ट करेंगे, नीचे नई लाइन से लिखेंगे। हाँ, नई लाइन से लिखने से पहले आप लिख लें, जैसे विद्युत चालक होते कौन कौन से लिख लीजिए। जैसे आपकी सभी धातुएं, सभी मेटल्स, नॉन मेटल नहीं। ठीक है, नॉन मेटल माने अर्ध अधातु। अधातु में धारा नहीं बहती, मेटल्स में धारा बहती है, अर्थात धातुओं में। तो सभी धातु जैसे कि चांदी, ठीक है, सोना, कॉपर, ठीक है, लोहा आदि। ठीक है, और आपके विलयन, रबड़ के विलयन भी हो सकते हैं। ये रबड़ NaCl, ठीक है, लेकिन NaCl ठोस अवस्था में धारा नहीं बहती। जब NaCl एक्वस रूप में आ जाता है, एक्वस माने पिछली वीडियो में आपको बताया था, एक्वस माने होता है जलीय। जब इस नमक को पानी में घोल देंगे, जब पानी में घोलने के बाद ये आयन में टूट जाएगा, तब इसमें धारा रहेगी। अभी आपको बताएंगे इसमें धारा कैसे बहती है, क्यों ये आयनों में टूटता है। आगे वीडियो आगे चलते हैं तब बताएंगे। ठीक है, जैसे KCl आदि, ये सब क्या है, विद्युत चालक होते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए नई लाइन से, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन चालक। इलेक्ट्रॉन चालक, इलेक्ट्रॉन चालक का दूसरा नाम है बेटा धात्विक चालक। धात्विक चालक, ठीक है बेटा। और ये दूसरा होता है आपका आयनिक चालक। आयनिक चालक इंग्लिश में कहते हैं आयोनिक कंडक्टर। आयोनिक कंडक्टर, ये होता है आयनिक कंडक्टर और ये होता है मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर। ठीक, इन दो तरीके से धारा का प्रवाह होता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे विश्व में दो तरीके से धारा बह सकती है, एक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा और ये एक आयनों के द्वारा। देखिए इलेक्ट्रॉन चालक क्या होते हैं, देखिए ट्रिक्स के द्वारा आप देखेंगे। ट्रिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन चालक मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चालक माने इलेक्ट्रॉन, और चालक माने चलते हैं और चलेंगे। जब चलते हैं तब बनती है क्या, धारा।
क्या चलती है? धारा। ठीक है, तब धारा बहती है। ओके, बात समझ आ गई? तो पदार्थ, लेकिन ये चलते हैं तो कैसे होना चाहिए? फ्री। फ्री माने मुक्त होने चाहिए, इंग्लिश में फ्री कहते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी धारा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो चल पाएंगे। अगर ये बंधे हुए हैं तो नहीं चल पाएंगे, और अगर ये मुक्त है तो ये चल पाएंगे, तभी धारा, तभी विद्युत बहेगी। ठीक है, उससे पहले तो डेफिनेशंस की क्या बनती है? टेक्निक क्या है? इलेक्ट्रॉन चालक बीच चलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? देखिए, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, प्रवाह को ऐसे लिखते हैं, प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, उन्हें इलेक्ट्रॉन चालक या धात्विक चालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन चालक या क्या कहते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। समझ में आ गया? अब नई लाइन से पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे पैराग्राफ का मतलब ये थोड़ा स्टार्ट छोड़ के फिर इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्यों स्टार्ट करेंगे मैं बता रहा हूँ बेटा। इसका दूसरा नाम है वैद्युत अनपघट्य। क्या नाम है? वैद्युत अनपघट्य भी कहते हैं। अनपघट्य किसे कहते हैं? देखिए, घट्य का मतलब होता है टूटना, घट्य मतलब, अपघट्य का मतलब टूटना, अनपघट्य का मतलब न टूटना, इतना अंतर है। ये अनपघट्य होते हैं, ये पानी में नहीं टूटते, पानी में नहीं घुलते। ठीक है, क्या होता है? वैद्युत अपघट्य। अनपघट्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इन पदार्थों को, जैसे कि लोहा है, चांदी है, उन पदार्थों को अगर हम पानी में घोलें तो ये पानी में घुलेंगे? नहीं घुलेंगे। जब नहीं घुलेंगे अर्थात अपने पानी में घुलकर अपने आयनों में टूटेंगे नहीं, नहीं घुलेंगे, नहीं टूटेंगे तो नहीं धारा बहेगी। इसका मतलब पानी में, इसमें धारा पानी में डाल देंगे तो ये अपने आयनों में वियोजित नहीं होंगे। जब वियोजित नहीं होंगे तो इसलिए इनको अनपघट्य के नाम से जाना जाएगा। इतना फर्क है। और ये होते हैं अपघट्य, ये पानी में घुलकर अपने आयनों में टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो धारा बहेगी, तो आयन तभी बनेंगे, उससे पहले आयन नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए तो नई लाइन से लिखेंगे, पैराग्राफ चेक लिखिए। ये पदार्थ जल अथवा अन्य ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय, अभी बताएंगे ध्रुवीय क्या होता है। ध्रुवीय विलायक में, विलायक में नहीं घुलते अर्थात नहीं टूटते, टूटते भी लिख लीजिए, अच्छा समझ में आता है। नहीं घुलते अर्थात नहीं टूटते, इसीलिए इन्हें वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। इसीलिए इन्हें वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। इसीलिए इन्हें वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए कौन कौन से होते हैं वैद्युत अनपघट्य, लिख लीजिए। जैसे आपका चांदी, सोना, तांबा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, उनके नाम भी लिख दे रहा हूँ। चांदी, इसका संकेत होता है Ag। कॉपर का दूसरा नाम क्या है? तांबा, इसका संकेत क्या होता है? Cu। गोल्ड को क्या कहते हैं? सोना, सोने का संकेत क्या होता है? Au। लोहा को कहता है हेरम बोलते हैं लोहा को। लैटिन नाम, ये नीचे ये लैटिन नाम है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? Fe। ठीक है, R। बहुत सारे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा बहती है, ये इन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इंग्लिश में नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वैद्युत अनपघट्य। ठीक है, ये पानी में नहीं घुलते, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पानी में इनको नहीं घोला जा सकता है। ठीक है, लिख लीजिए। बात समझ आ गई बेटा? चलिए
ध्रुवीय विलायक, इसमें शब्द आया ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, एक शब्द आया ध्रुवीय विलायक। फर्स्ट ईयर क्लास में आप समझ पढ़ चुके हैं ध्रुवीय कैसे होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा रिवाइज कर दे रहे हैं कि ध्रुवीय कैसे पहचानते हैं। देखिए H2O आपका ध्रुवीय विलायक है, H2O आपका ध्रुवीय विलायक है। कैसे पहचाना ध्रुवीय विलायक है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाइए तो इसमें जो कम हो, जो अकेला हो, उसको हम बीच पहले लेते हैं, बीच में लेते हैं, और जो दो लोग हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, उनको हम इधर उधर ले लेते हैं। ले लिया, ले लिया। अब ये बताइए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख दो, लुईस डॉट। फर्स्ट ईयर क्लास में यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 है कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात बॉन्डिंग। उस बॉन्डिंग में आपको बॉन्ड बनाना सिखाया जाता है, राइट। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं जानते, आप बस इतना बता दिए O का परमाणु क्रमांक कितना होता है। O का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं, 1s2 2s2 2p6, इस तरह से 8 है, सॉरी, तो 8 को 4 लिखेंगे ना, 2 2 4 और 4, इस तरह से, है ना। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं 2,6 ऐसे लिखते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये आपबाउ के अकॉर्डिंग है, तो ये नील्स बोर के अकॉर्डिंग, नीचे वाला नील्स बोर है, ऊपर वाला आपबाउ है, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, तो आप इलेक्ट्रॉन विन्यास चलिए ऐसे कर लिया करो, नील्स बोर के अकॉर्डिंग 2,6। अब बताइए इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने होते हैं। 8 ही क्यों करने होते हैं, अष्टक पूर्ण करना होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक तत्व प्रयास करता है, अन्य तत्वों से बॉन्ड बनाने की प्रयास करता है, और कहता है कि भैया मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, या मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, या मेरे से 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, मुझे दे दो, मतलब आदान प्रदान करता है, तब बॉन्डिंग का बॉन्ड बनता है। बॉन्ड माने दोस्ती। जैसे आप लोगों की दोस्ती तब होती है जब आप रुपयों का आदान प्रदान करते हो, अगर रुपयों का आदान प्रदान नहीं है तो दोस्ती नहीं है, ऐसे ही होता है। बिल्कुल इसमें भी होता है ऐसा ही, इसमें रुपयों का संबंध इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तभी बॉन्डिंग होगी, या आदान प्रदान ना हो तो शेयरिंग हो जाए तो बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। या दान कर दे, जैसे किसी भिखारी को दान कर दिया तो भी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो कई प्रकार से इसकी बॉन्डिंग हो सकती है। ये आप पिछले चैप्टर में आप फर्स्ट ईयर क्लास में सीख चुके हैं, और नहीं सीख चुके तो आप फर्स्ट ईयर क्लास की वीडियो हम डालेंगे तब आप उसमें सीख लेंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएँ तो इसमें 8 हो जाएगा स्टक, ठीक। तो इस समय 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको लुईस डॉट से स्टक करते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 6 को। अब इसे कितने की ज़रूरत है बेटा, इसे कितने की ज़रूरत है, 1। तो 1 किससे लेगा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, ऐसे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो इसलिए बॉन्डिंग इन दोनों के बीच हो जाएगी बॉन्डिंग। अब आप देखें कि इसके अंदर बॉन्डिंग हो जाएगी, ये देखिए बॉन्ड बन गया, ये देखो बॉन्ड बन गया, एक डॉट अर्थात बिंदी, एक क्रॉस मतलब क्रॉस, आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, दोस्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस पे कुछ लोन पेयर रह जाएंगे, इसको पेयर कहते हैं, एक जोड़ा, क्या बोलते हैं, पेयर, इसको लोन पेयर कहते हैं। तो एक पेयर और एक पेयर, ये कितने पेयर हो गए, 2 पेयर, तो 2 लोन पेयर है इसका। जब 2 लोन पेयर होते हैं तो उसी को कहते हैं ध्रुवीय। जिनके ऊपर लोन पेयर आ जाता है उसको हम ध्रुवीय विलायक कहते हैं, सही है, ध्रुवीय कहते हैं, याद रहेगा, ध्रुवीय ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट ईयर क्लास में पूरी तरह से इसका पूरा वर्णन है, उसमें ढंग से सीख सकते हो, ठीक है। और अभी आपको ज़्यादा जानकारी भी जरूरत नहीं, इंटर में आपको ज़्यादा नॉलेज भी जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए ध्रुवीय विलायक होता है कौन, जल तो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक मानते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक है, क्योंकि अधिकतर जल अधिकांश धातुओं को अधिकांश पदार्थों को अपने में घोलने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आप कहोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो आप फिजिक्स में देखना, फिजिक्स में पूछना, तो ध्रुवीय आप समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आयनिक चालक, इंग्लिश में कहते हैं आयनिक कंडक्टर। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, आपको दिखाई दे रहा, आयनिक माने आयन, और चालक मीन्स चलते हैं, ठीक है। जब आयन चलेंगे, आयन जब चलेंगे, चलने के बाद क्या बनेगी, विद्युत बनेगी, ठीक है, विद्युत धारा चलेगी, किसकी वजह से, आयनों के द्वारा। तो इसमें एक तरह का डाकिया का कार्य कर रहा है, डाकिया किसका कार्य कर रहा है, डाकिया है ये, ओके।
और डाकिया को ले जाने वाला कौन? डाकिया किसको ले जा रहा है? ये डाकिया ले जा रहा है चिट्ठी को। तो ये आपका विद्युत का मतलब आप चिट्ठी समझ लीजिए, चिट्ठी है, चिट्ठी ना कोई संदेश। ठीक है, कौन संदेश ले जा रहा है? चिट्ठी को आयन ले जा रहा है। और इसमें चिट्ठी को कौन ले जा रहा था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा था? मुक्त। तो ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ, इसमें भी ये डाकिया का कार्य करता। तो डाकिया दो तरीके से डाक जा रही है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा डाक जा रही है और एक आयनों के द्वारा। आयन कैसे होने चाहिए? मुक्त। तो मुक्त आयनों के द्वारा इसमें कौन जा रही है? धारा जा रही है, चिट्ठी जा रही है, धारा जा रही है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? आयनिक चालक की डेफिनेशन क्या हुई? सोचना है बेटा। देखिए क्या हुई? वे पदार्थ, लिख लीजिए, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा, चिट्ठी, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के द्वारा होता है। मुक्त आयन चलते हैं, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के द्वारा होता है, अर्थात मुक्त आयन चलते हैं। ऐसे लिख लो, चलते लिख लो, बढ़िया अच्छा समझा जाएगा। अर्थात मुक्त आयन चलते हैं, उन्हें आयनिक चालक कहते हैं, उन्हें आयोनिक कंडक्टर कहते हैं। अब बात आती है आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर का भी दूसरा नाम है, मैंने इस पहले वाले का नाम क्या बताया था, याद रखें, वैद्युत अनपघट्य। और इसका नाम क्या था? इसका नाम है वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। जब हम डेनियल सेल पढ़ा रहे थे, विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा रहे थे, तब उसमें इलेक्ट्रोलाइट का नाम आ रहा था, वैद्युत अपघट्य का नाम आ रहा था, वही वैद्युत अपघट्य। यहाँ CuSO4 ZnSO4 वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य। ठीक है, अब कैसे वैद्युत अपघट्य, आइए अब जानते हैं। तो नई लाइन से लिखेंगे, पैराग्राफ सेंटर लिखेंगे, इन्हें या इन पदार्थों को, किसको? आयनिक चालक को, इन्हें जल अथवा अन्य ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, घुलते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, अर्थात घुल जाते हैं, तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, इसीलिए इन्हें वैद्युत अपघट्य कहा जाता है, इसीलिए इन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं। बात समझ में आ गई? वेरी। तो कैसे वैद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं, अब एग्जाम्पल लिख लेंगे। आयनिक चालक, मेरे आयनिक चालक समझ में आ गया? आयनिक चालक का मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, क्या होगा? वैद्युत, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है वैद्युत संयोजक बंध। ये भी आपका फर्स्ट ईयर क्लास है, इसीलिए कहा जाता फर्स्ट ईयर को आप पढ़ेंगे तभी सेकेंड ईयर ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, और बिना पढ़े भी खैर आता, लेकिन उतना अच्छा नहीं समझ में आता। जब फर्स्ट ईयर अगर आप पहले से पढ़ लोगे, फिर सेकेंड ईयर पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसका अंतर है, थोड़ा अच्छा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कौन कौन से, जैसे NaCl है आपका, ठीक है, NaCl मैंने बताया NaCl किस रूप में होना चाहिए? एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, तभी धारा बहेगी। आपका KCl ये भी किस रूप में होना चाहिए? एक्वस। ये NaCl अगर आपने S लिख दिया तो इसमें धारा, S माने सॉलिड, सॉलिड में धारा नहीं बहेगी, क्योंकि इसके बीच बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्ड टूट पानी में घुलेगा ही नहीं। जब ये ठोस है, जैसे कि नमक कंकड़ी होती है, उस कंकड़ी में अगर हम तार के द्वारा टच करें तो धारा टच करके फिर छुएं तो उसमें करंट नहीं मिलेगा। लेकिन उसी नमक को यदि पानी में घोल दें तो पानी में जब घुल जाएगा तो वो अपने आयनों में कंकड़ कंकड़ टूट टूट के अलग हो जाएगा, और जैसे ही अलग हो जाएगा तो उसमें आयंस बन जाएंगे, किसमें? पानी में। और जब आयंस बन जाएंगे फिर उस पानी में आप तार जो इलेक्ट्रिक वायर होता है उसको डालना, तो उसमें धारा बहने लगेगी। इतना अंतर है, समझ में आ गया? तो इसलिए ठोस पदार्थों में धारा, तब वो जो विलयन हो जाता है उसको हम एक्वस कहते हैं, जलीय, जल जैसा हो गया नमक, नमक को कैसा बना दिया? जल जैसा, इसीलिए जल जैसे पदार्थों में। ठीक है, आपका और भी आयनिक चालक K2SO4 इस साल ये आ चुका था, ये आया है, K2SO4 एक्वस होता है, और भी CuSO4 है ना, किस रूप में? एक्वस। ZnSO4 किस रूप में? एक्वस। बहुत सारे आ रहे, ठीक है, बहुत सारे।
ये विलयन है, विलयन के अंदर आयनिक चालक होते हैं। ये छड़ है, ये जिससे इलेक्ट्रोड विभव बनता है ना, हाँ ये छड़ है अर्थात ठोस पदार्थ है। इस ठोस पदार्थों में क्या चलते हैं, याद रखना, जो सॉलिड होते हैं ठोस, जैसे कि लोहा आपका ठोस होता है, लोहा आपका कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो लोहा ठोस पदार्थों में क्या कहते हैं, क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है, क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, सही है। लेकिन और ठोस विलयनों, जो ठोस विलयन होते हैं, उन विलयनों को अगर पानी में घोल देंगे तब क्या चलते हैं, आयन चलते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, बात समझ आ गई बेटा। ये ठोस धातुएं हैं और ये ठोस पदार्थ है, इतना अंतर है। ठोस धातुएं, ये ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थों में धारा नहीं बहती, ठीक है। जब ये पानी में घुल जाते हैं लिक्विड अवस्था में, तभी धारा प्रवाह होती है। तो चलिए, तो इतनी बात समझ आ गई। इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। आयनिक चालक की प्रवाह, इलेक्ट्रॉन चालक। अब बेटा वैद्युत अपघट्ट इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये जैसे पानी में घुलेगा अपने आयनों में टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। जैसे ही घुलेगा अपने पानी में Na+ हो जाएगा अलग और Cl अलग हो जाएगा पानी में, तब इसीलिए नाम इसका रखा जाएगा वैद्युत अपघट्ट। अब बेटा वैद्युत अपघट्ट भी दो प्रकार के होते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैद्युत अपघट्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो ये भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ऐसा है, आप अगर रफली स्ट्रक्चर ऐसे बना लो तो और अच्छा समझ में आता है। फेर पे ना बनाओ, लेकिन रफ पे आप बना लिया तो समझ में आ जाता है, अपने हिसाब से आप बना लिया, ये बनाने से अच्छा समझ में आता है। ये किसके प्रकार बेटा, वैद्युत अपघट्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट और एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। कौन सा, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। चलिए आइए जानते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल वैद्युत अपघट्ट, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी भी ट्रिक से आप पढ़ लीजिए कि ट्रिक के द्वारा ही समझने में, केमिस्ट्री समझने में बहुत आसानी होती है। वास्तविकता में अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको केमिस्ट्री इतनी इजी लगने लगेगी, आपको सब सब्जेक्ट आपको फीके लगने लगेगी। ये मेरी दावा है, ये मेरी गारंटी है। आपको पूरी भरसक प्रयास करूँगा आपको समझाने की। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, तो और बढ़िया बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, इसकी भी ट्रिक है। इसकी भी ट्रिक क्या है, प्रबल का मतलब होता है पूर्ण, याद रखना, प्रबल का मतलब पूर्ण, ताकतवर, है ना। प्रबल मतलब पूर्ण। वैद्युत अपघट्ट, अपघट्ट का मतलब बताया था क्या, घुलना। अब ये अपघट्ट का मतलब टूटना बताया था, घुलने का मतलब क्या होता है, टूटना, सही है। तभी तो घट्ट हुआ, घट्ट माने अलग अलग, टूटना, घट्ट भट्ट, भट्ट माने टूटना। तो पूर्ण रूप से घुलना, जो पूर्ण रूप से घुलेंगे, अब कोई चीज पूर्ण रूप से घुलेगी तो पूर्ण रूप से घुलेंगी तो आयन कैसे बनेंगे, अधिक या कम, अधिक आयन बनेंगे, सही है बेटा। और अगर अधिक आयन बनेंगे तो धारा अधिक बहेगी, कम, अधिक धारा, अधिक धारा होगी, सही है बेटा। मतलब जितने आयन के तो आयन ही तो डाकिया होते हैं, तो जितने ज़्यादा डाकिया होंगे उतनी ही ज़्यादा तो चिट्ठी जाएंगी। इसका मतलब चिट्ठी बताया था। ये ऐसी टेक्निक लिख लिया करो आप, अपने रफ पे रख लिया करो, समझ में अच्छा आ जाता है। ये आपकी चिट्ठी है, क्या है, चिट्ठी। ये मैं समझा इसीलिए देता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आए। ये चिट्ठी है और ये आपके डाकिया मान लो। तो बेटा आप समझ सकते हैं, आप जितने ज़्यादा डाकिया होंगे रोड पर उतनी ही ज़्यादा चिट्ठियाँ जाएंगी, अर्थात उतनी ज़्यादा धारा बहेगी। तो इसका मतलब डाकिया कौन है, आयन। तो मेरे पास आयन ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, तभी धारा ज़्यादा जाएगी। तो आयन ज़्यादा कब बनेंगे, जब ये पूर्ण रूप से टूटेगा। कौन, जैसे कि नमक, जैसे नमक का आपका डेला है, नमक की कंकड़ी है, वो अगर पूर्ण रूप से घुल जाएगी, पूरी घुल जाएगी, ज़्यादा आयन बनेंगे,
ज़्यादा टूट जाएगा, ज़्यादा आयन बनेंगे, तो ज़्यादा आयन बनेंगे तभी ज़्यादा धारा रहेगी। और इसका मतलब ये पूर्ण, प्रबल का मतलब पूरा, तो पूरे घुल जाते हैं, तो इसका मतलब पूरे घुलेंगे तो ज़्यादा अधिक आयन बनेंगे, अधिक आयन बनेंगे तो अधिक धारा बनेगी। इसका मतलब है प्रबल वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा बहुत तीव्रता से बहती है, ठीक है, और पूरे से घुल जाते हैं। समझ में आ गया? इस फिगर को समझ में आ गया? अब डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, तो लिखिए स्टार्ट। देखिए डेफिनेशन क्या है कि वे वैद्युत अपघट्य, वे वैद्युत अपघट्य जो जल अथवा ध्रुवीय विलायक में, मैंने बताया जल अथवा ध्रुवीय विलायक, अभी समझाया ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक में पूर्ण रूप से, अब इसको लिखो, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, इसको लिखो घुल जाते हैं, अर्थात लिखो घुल जाते हैं अर्थात टूट जाते हैं, घुल जाते हैं, जिससे अधिक आयन बनते हैं, जिससे अधिक आयन बनते हैं, ठीक है। तब उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं, तब उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? अब आप अपनी तरफ से नोट एक पॉइंट और लिख लेना, अगर आपकी इच्छा हो तो लिख लेना कि इसी वजह से इनमें विद्युत धारा तेजी से बहती है, तीव्रता से। क्वेश्चन आया था पिछली बार, इससे एग्जाम में आया था कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों में धारा तेजी से बहती है, प्रबल में धारा तेजी से बहती है, तो आंसर आपका होगा प्रबल वैद्युत अपघट्य में। क्यों? क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य में ज्यादा आयन बनते हैं, जिससे ज्यादा धारा बहती है, ठीक है, याद रखना। तो डेफिनेशन क्या होगी, वे वैद्युत अपघट्य जो जल अथवा अन्य ध्रुवीय विलायक में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, जिससे अधिक आयन का निर्माण होता, अधिक आयन बनते हैं, तब उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। लिख लीजिए जैसे कौन कौन से प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, और उस चीज को ध्यान रखना, प्रबल वैद्युत अपघट्य में तीव्रता से धारा बहती है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए लिख भी लिया करो, एक्स्ट्रा कुछ हम जो नया बताते हैं उसको भी लिख लिया करो, बेटर रहता है। हम ज़्यादा क्या क्या लिखा सकते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं प्रबल अम्ल, लिख लीजिए, स्टार्ट करिए, सीधा सीधा लिखना स्टार्ट करें। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, HCl आपका होता है, ठीक है, HCl भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HBr होता है, HBr से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HI होता है, HI से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HNO3 होता है, HNO3 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग H2SO4 होता है, जिसको हम तेजाब कहते हैं। 98% सांद्र, 98% जो सांद्र होता है H2SO4, उसका नाम है तेजाब, जला देता है, आपने देखा हुआ तेजाब, ठीक है, तो H2SO4। उससे भी एक प्रबल और अम्ल है जिसका नाम है HClO4, परक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इनका नाम है हाइड्रो, ये नाम भी हम बताते चलते हैं, आप लिखना चाहे लिख लें, जो जानते हैं उसने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल, आयोडिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये इसका नाम, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रबल क्षार, प्रबल क्षार कौन से होते हैं, आपका CSOH सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रबल क्षार। हाँ पहले दुर्बल वाला लिखना है, तो आपका NaOH, NaOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका KOH, KOH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CSOH। हाँ और भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया, ये IIT नीट में भी कार्य करते हैं, ठीक है, ओके सभी में। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका नाम लिखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास, इसका नाम है सीजियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बस एक ही नाम इसका, इसके दो नाम। अब आता है प्रबल लवण। 10th में आपने पढ़ा होगा लवण कैसे बनते हैं, लवण का इन अम्ल को इस अम्ल के क्षार के साथ लवण दो, लड़ा दो,
ढुसुन ढुसुन कर दो, लवड़, तो इन दोनों को आपस में लड़ा दो। लड़ाने पर क्या निकलेगा? पसीना। पसीना निकलने के बाद जो बचेगा वो ये लवड़, पसीना माने जल, H2O निकाल दो। तो देखो इसको, अम्ल को इस क्षार के साथ लड़ा दो तो क्या बनेगा? ये H और ये H क्या हो गया? H2, समझना। और ये O, यहाँ O नहीं है, O, तो क्या बनेगा? OH इसका निकलेगा और इसका H निकल जाएगा, निकल गया H और इसका H निकल गया, इसका O निकल गया, क्या निकल गया? H2O। H2O पानी, पसीना तो निकल के बाहर हो गया। अब आपका बचा क्या? बस उस बचे हुए को आपस में जोड़ दो। क्या बचा आपका? NaCl, Na बचा, इसका Na लिख दिया, Cl बचा, इसका Cl लिख दिया। अब इसको इधर क्यों लिख दिया, इसको इधर क्यों लिख दिया? बेटा मैंने आपको पहले बता चुके हैं, जो धनायन होता है उसको इस साइड में लिखा जाता है, जो ऋणायन होता है उसको इस साइड में लिखते हैं। पीछे वाला पीछे रहेगा, आगे वाला आगे रहेगा। इधर आगे था तो इसको इधर लिख दिया, उधर पीछे था, देखो HCl था, पीछे था ऋणी था तो ऋणी पीछे लिखा, तो NaCl जो जिस स्थान पर वही स्थान पर रहता है। समझ में आ गया? हाँ, ऐसे ही इसको अगर नहीं समझ में आया फिर ऐसे ही एक बार इसको भी देख लो। ऐसे ही ये OH और ये H हटा दोगे, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, क्या बचेगा? KBr, तो KBr आ गया। ठीक है, ये लवड़ ऐसे बनाते हैं। ऐसे ही आपको और बना दो, ऐसे इसमें चलो ये KI बना ही लोगे और ऐसे ही इसको बना दो, H हटा दो, OH हटा दो, तो H हटेगा, H के स्थान पर केवल H के स्थान पर हटाते जाओ, केवल H के स्थान पर आप क्या लिख दोगे? K, तो क्या आ जाएगा आपका? KNO3। ऐसे ही H के स्थान पर आप क्या लिख दोगे? H के स्थान पर अगर K लिखना चाहें, H के स्थान पर Na लिखना चाहें, अगर आप Na लिख देंगे H के स्थान पर तो H के स्थान पर Na, तो यहाँ जाएगा Na, समझ में आ? 2 जैसे का तैसा, तो आपका रहेगा Na2SO4। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब K को आप हटा दो, K को आप यहाँ K लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं? K के स्थान पर क्या बन जाएगा? K2SO4। तो ये कैसे होंगे? प्रबल बनाना आपने सीख लिया। चलिए, रिएक्शन होती है बेटा, मैं तो ये ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे आगे आप 7वीं चैप्टर जब 7 पी ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट हुआ तो उसमें रिएक्शन बनाना आप सीख जाओगे। मैं तो अभी ट्रिक बता रहा हूँ, रिएक्शन हो तो बाद में बताएंगे। रिएक्शन होती है वास्तविकता में, 10th में आपने रिएक्शन देखी होगी वास्तविकता में। रिएक्शन इस टाइप से होती है, ऐसे जैसे NaOH था, अम्ल था, HCl था, इसकी क्रिया कराई करना पर ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, यही होता है। आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। तो रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्शन बेटा ऐसे होती है, ये प्लस वाला सदैव माइनस से जुड़ता है, तो ये प्लस सदैव किससे जुड़ेगा? माइनस से। देखिए प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट होते हैं, क्या बन गया? NaCl। आ गया समझ में? और क्या बचा? ये माइनस ये प्लस के पास जाता है, जुड़ गया, तो क्या बनेगा? H और H, H2 और O जैसे का तैसा, H2O। तो ये आ गया आपका लवड़, ऐसे बनता है लवड़। ठीक, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दी, वो ट्रिक का यूज करें। ठीक है, रिएक्शन नहीं सीखनी अभी। चलिए, तो प्रबल लवड़ आपके हो गए। तो ये थे प्रबल वैध दर्पण। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दुर्बल वैध दर्पण। लास्ट की ओर पढ़ते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। चलिए, इसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। WWE के होता है, इंग्लिश हम बोल रहे हैं बेटा, आप लोग बता लेना। WWE के होता है, वीक होता है, वीक WE होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक क्या होते हैं? कमजोर। क्या होते हैं? जो कमजोर होते हैं वो कम घुलते हैं, कम। और अब घट्ट माने घुलना, तो कम घुलते हैं। जब कम घुलेंगे तो कम आयन बनेंगे बेटा, क्या बनेंगे? और जब कम आयन बनेंगे तो धारा कम बहेगी, कम धारा। सही है बेटा? तो लिखिए डेफिनेशन, बेवैधुत अपघट्य। आप इसकी जगह पदार्थ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बेपदार्थ लिख लो, बे पदार्थ जिनमें जो जल अथवा अन्य ध्रुवीय विलायक में कम घुलते हैं। घुलने को कहता है विलय होना। क्या बोलते हैं इसको? विलय होना भी बोल सकते हैं। कम विलय होते हैं, कम घुलते हैं, जिससे कम आयन बनते हैं। किसमें? विलयन में। देखिए, जिससे विलयन में कम आयन बनते हैं, जिससे विलयन में कम आयन बनते हैं। ये भी लिख लीजिए, काम चलेगा, है ना? एक और बढ़ा दो, जिससे विलयन में कम आयन बनते हैं, इसीलिए
उनमें विद्युत धारा स्लो बहती है, इसीलिए उनमें विद्युत धारा कम बहती है, स्लो बहती है, कम बहती है, तब उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उसमें तेजी से बहती है, इसमें तब उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। कौन कौन से होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, आइए जानते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल, ये बेटा याद कर लेना, ये समझ में तभी आएगा, बहुत अच्छा है। दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल आपने नहीं जाने तो आपको आगे के चैप्टरों में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल जानना बेहद जरूरी है, तभी आप सेल बना पाओगे। ठीक है, सेलों में प्रबल वैद्युत अपघट्य दुर्बल वैद्युत अपघट्य आ रहे थे, किसको डालेंगे किसको नहीं, वो तभी सीख पाओगे। तो दुर्बल अम्ल, कौन कौन से दुर्बल अम्ल होते हैं, जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी होती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, वे सारे के सारे दुर्बल अम्ल हुआ करते हैं। कार्बन आ जाए, जैसे कि H2CO3 देखते जाए, इसका नाम भी है कार्बनिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। ठीक है, एथेनॉइक अम्ल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथेनॉइक अम्ल, COOH बॉन्ड COOH, सी से सी जोड़ना ना, ओ से ओ जोड़ दो, ओ से उठाएं, सी से सी, ये बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक भी बोलते हैं, ऑक्सैलिक भी बोलते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल। देखिए समझ सी आ रहा, सी सी, ये सब आपके कैसे दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अब लिख लीजिए दुर्बल क्षार, और भी हो सकते हैं इसके आदि, जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं, दुर्बल क्षार। अब आप सोच रहे हैं सर हम प्रबल अम्ल याद करेंगे दुर्बल क्षार, तो आप प्रबल वाले याद कर लीजिए, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार और प्रबल लवण याद कर लीजिए, बाकी बचे सारे के सारे दुर्बल हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो प्रबल आपको याद करना जरूरी, दुर्बल आपको एक भी याद नहीं करना अपने आप में, जो प्रबल से डिफरेंट आएगा वो दुर्बल होगा, सीधी बात। तो प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार ये लिख लिया आपने, रफ कर दे रहे। दुर्बल क्षार कौन कौन से होते हैं, NH4OH, इसका नाम लिख लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैं देखिए स्क्रीन पर बार बार नाम नहीं लिख पाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ उससे आप लिख लीजिए। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जगह नहीं है और समय भी कम रहता है। और आपका CuOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस, OH उसको क्षार कहते हैं। ठीक है, जिसमें OH ना हो, H हो, वो अम्ल होता है। इसका नाम है, इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, इसका नाम फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये आपकी दुर्बल क्षार। अब लवण, दुर्बल अम्ल कैसे, दुर्बल लवण क्या होंगे, दुर्बल लवण, इनको लड़ा दो, लड़ाएंगे पसीना इसमें भी निकाल दो। कैसे, मैंने बताया था, केवल H के स्थान पर OH को हटा के, OH को हटाकर H के स्थान पर उसको लिख दो, है ना। H के स्थान पर आप क्या लिख दोगे, NH4 लिख दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा NH4, राइट। और 2 जैसे तैसा, देखिए NH4, लेकिन इसमें 2 अक्षर हैं N और H, तो इसलिए आप ऐसे 2 नहीं लगा सकते, इसमें आपको कोष्टक लगाना पड़ेगा। क्यों कोष्टक लगाना पड़ेगा, H भी है N भी है, इसलिए कोष्टक लगाना पड़ेगा, और CO3। ठीक है, अब ऐसे इसको कहाँ रखेंगे, H के स्थान पर, बीच वाला H नहीं निकलता, अगर पानी में इसको घोलेंगे तो सबसे पहले ये वाला आयन टूटेगा, अंदर वाला H नहीं टूटता, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वाला आपका H, यहाँ H हट जाएगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर ये वाला आपका लटक जाएगा, यहाँ आ जाएगा NH4। तो लिख लीजिए अगला नेक्स्ट, Cl3COONH4। ये जानना बेहद जरूरी है कि हम दुर्बल होते हैं, कौन प्रबल। इसीलिए दुर्बल अम्ल, अगर दुर्बल आप पहचान लोगे, प्रबल पहचान लोगे, तो आपको ये भी पता लग जाएगा किसमें विद्युत धारा बहेगी, किसमें तेज बहेगी, क्योंकि क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है। ठीक है, ये हो गया, आप समझ में आ गया। ऐसी और भी बना सकते हो, CU का भी बना सकते हो। ठीक है, इतना ही लिख लीजिए और आप बना के देख लेंगे। ठीक है, किसी प्रॉब्लम हो तो बताएं, ऐसे ही आप इन दोनों का आपस में क्रिया व्यक्त करके देख सकते हैं क्या।
ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन इसलिए ये जरूरी है इसको याद करना कि क्वेश्चन कितना घूम के आ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझने की कोशिश किए। बताइए निम्न में से, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, निम्न में से किस पदार्थ में धारा का प्रवाह तीव्रता से होगा, तीव्रता से होगा। अब क्वेश्चन कैसे बनता, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होगा आपका CsOH, डी ऑप्शन, NH4OH, सी ऑप्शन आपका CH3COO, NH4, डी ऑप्शन आपका है, डी ऑप्शन आपका COONH4 COOH। बताइए किसमें तीव्रता से बहेगी। देखिए अब तीव्रता से तभी बहेगी जब आपको प्रबल पता हो, तो इसलिए प्रबल याद कर लिए, दुर्बल आपको याद करने की जरूरत नहीं। तो प्रबल में, प्रबल वैद्युत घट कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं। प्रबल अम्ल, देखिए इसमें OH 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 है, तो क्षार तो है नहीं। प्रबल अम्ल की लिस्ट में आप देखिए नाम है कहीं, नहीं है। दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार की लिस्ट में नाम देखिए, हाँ लास्ट है, प्रबल क्षार में ये लिखा है। इसका मतलब CsOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, सीजियम हाइड्रोक्साइड। सीजियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये प्रबल वैद्युत घटती, जब प्रबल वैद्युत घटती तो ये अपने आयनों में तीव्रता से टूट जाएगा। जब तीव्रता से पूर्ण रूप से घुल जाएगा तो इसमें धारा, तो इसमें बहुत ज़्यादा आयन बनेंगे, बहुत ज़्यादा आयन बनेंगे, बहुत ज़्यादा धारा बहेगी। तो इसलिए आंसर आपका CsOH होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है निम्न में से आयनिक चालक छाटिए कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में, देख लो, निम्न में कौन आयनिक चालक है, कौन आयनिक, या किसमें आयनिक बंध बनेगा, ऐसे भी आ सकता है, किसमें आयनिक बंध बनेगा या होगा। आयनिक बंध, आयनिक बंध को बेटा वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक बंध, संयोजक बंध। और वैद्युत संयोजक बंध किसमें बनता है, आयनिक चालकों में। ठीक है बेटा, आयनिक चालक। ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन में आपका होगा NH3, बी ऑप्शन, H2CO3, H2SO4, ठीक है, बी ऑप्शन, सॉरी ऐसे नहीं, SO2, सी ऑप्शन आपका NaCl, और डी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन आपका मान लीजिए PH3। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन। अब बताइए निम्न में से आयनिक बंध किसमें बनेगा, इसमें, 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 यस। क्यों, क्योंकि ये आयनिक चालक है। मैंने प्रबल वैद्युत घट में लिखाया था, प्रबल वैद्युत घट, दुर्बल वैद्युत घट, दोनों आयनिक चालक होते हैं। हाँ, इसमें प्रबल वैद्युत घट और दुर्बल आयनिक चालक दोनों हैं, लेकिन एक कमजोर है और एक ताकतवर है। इस चीज को ध्यान रखिए, आयनिक चालक दोनों। इसकी जगह आपका ऑप्शन ये भी आ सकता था, इनमें से कोई आ सकता था, NH4OH, ये भी आ सकता था। ठीक है, कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको आयनिक चालक छापने के लिए आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इनको याद करना जरूरी है, बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि विद्युत चालकता कैसे होती है, विशिष्ट चालकता क्या होती है ना, मोलर चालकता क्या होती है, अगली वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो लाइक करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप लाइक करें, और शेयर करने से क्या होगा, शेयर इस करने में आपके दोस्तों को, इस समय लॉकडाउन के समय आपको फ़ायदा मिलेगा। उन बच्चों को, बेचारों को थोड़ा रिलीफ हो जाए कि जिससे कि वीडियो। थैंक यू।